अभी कुछ दिनों पहले आप सबसे लोगों ने, विशेष करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने सीनियर सिटीजन से, हालांकि बात तो मैं सभी के लिए कह रहा हूं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एक डिजिटल अरेस्ट के कुछ मामले आए। डिजिटल अरेस्ट बड़ा अपने आप में अजीब तरीके का मामला है जी। देसी भाषा में समझिए, इसको ठगाई है सम्मोहित करके। उसमें किया क्या गया, कहीं फोन किया गया किसी को, कई लोगों को किया गया। उसमें एक पीजीआई की न्यूरो विभाग की डॉक्टर साहिबा भी थी कि साहब हम फलां ईडी से बोल रहे हैं या सीबीआई से बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, और पता चला है कि आपने हवाला किया है या ऐसा वैसा, मतलब खूब उनको डराया। और आप डिजिटली अरेस्ट हैं इस समय, हमने सब तरीके से घेर लिया है, फलाना है, ढिमाका के घेरा वरा कुछ नहीं, कहीं कोई बात नहीं थी। अब उनको पता नहीं, लेकिन अब क्या कहें भाई। तो कुल मिलाकर के उनको इस तरीके से सम्मोहित करके, और सब पुलिस की ड्रेस में और ये सब दिख रहा था उनको कैमरे पे, वीडियो कॉलिंग पे, और कोई आ रहा था, कोई फाइल लिया जा रहा था, जैसा उन्होंने अपने वीडियो में बताया दूसरे चैनल पर। तो उसमें कुल मिलाकर के उनसे कहा गया कि साहब आपका इतना पैसा सीज किया जा रहा है, जो जो पैसा है बैंक में उसका हिसाब दीजिए, और हिसाब क्या दीजिए, वो पैसा वहाँ से निकालिए, निकाल करके सरकार के ये खाता नंबर बता रहा हूँ, इस खाते में ट्रांसफर करिए। और अगर आपकी जांच में ये सब सही पाया गया तो क्लियर कर दिया जाएगा। और हाँ, बैंक से अगर एफडी हो सब तोड़वाइए, और वहां जाकर के मत बताइएगा किस काम के लिए, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आप पुलिस की हिरासत में हैं, आप ईडी की हिरासत, मतलब जो उनको खूब धमकाया। और वो न्यूरो विभाग की इतनी बड़ी डॉक्टर जी, उनकी समझ में नहीं आया। वो 6-7 दिन के अंदर सब, एक दिन में वहां बैंक में होता भी कुछ नहीं, एक दिन गए, फिर ये कराया कि पर ढेर सारी एफडी रही होगी, फिर कुछ क्या, ऐसा जो भी है उसको उन्होंने, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि 2 से 3 करोड़ रुपया उन्होंने उस खाते में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ठगों के खाते में जी। तो इस तरीके के मामले सामने आए। तो ऐसी ठगी से बचने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ भारत का सीनियर सिटीजन हमेशा ईमानदार है, इसीलिए अपनी इस हाल पे है जी। भाई ईमानदार आदमी परेशान रहता है। तो आप किसी तरीके के इन सब बातों से मत डरिए कि पुलिस आपको डिजिटली अरेस्ट करेगी। अरे डिजिटली छोड़िए भाई साहब, कत्ल हो जाता है तब तो टाइम पर पुलिस पहुंचती नहीं। मैं पुलिस को चार्ज नहीं कर रहा हूं, पुलिस के पास काम बहुत होता है और उसके ऊपर दबाव बहुत तरीके के होते हैं। हम उसकी बिल्कुल कॉम्पिटेंसी पर तो सवाल उठा ही नहीं सकते। हमारे हिंदुस्तान की पुलिस के बारे में जैसे कोई कह दे नहीं साहब तो उनको कुछ आते जाता नहीं, बहुत देर बाद पहुंचते हैं घटना के। कहा तो यहां तक जाता है घटना होने 24 घंटे पहले इनको पता हो जाता है कहां होने वाला है। खैर छोड़िए, ये बात तो दूसरे तरीके को हुई। तो इस तरीके की ठगी के शिकार वो डॉक्टर साहिबा हुई, कुछ अन्य लोग भी हुए। मैं इस पर अब आगे कुछ नहीं कहूंगा, मैं इससे संबंधित कुछ और बातें बताना चाहता हूं आपको। बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि अभी ये जो आपका पैन कार्ड है, ये पैन कार्ड जो है अब ये सब नए बन करके आपके पास पहुंचेंगे। जो भी आप पैन कार्ड बनवा चुके हैं, नंबर सब वही रहेगा, लेकिन नए तरीके का पैन कार्ड आने वाला है। और उस पैन कार्ड के लिए आपको कोई भी पैसा अलग से नहीं देना है जी। कहीं कोई फोन आ जाए कि नहीं आपका ये पैन कार्ड है, उस पर ये नंबर बताइए फलाना, समझ लीजिए ठगी है। बिल्कुल विश्वास पैसा मत करिएगा। और इसका कोई चार्जेस भी नहीं है, आपको अप्लाई भी नहीं करना उन लोगों को जिनके पैन कार्ड पहले से बने हुए हैं, अपने आप पहुंच जाएंगे आपके पास। केवल फर्क इसमें है कि इस पर एक क्यूआर कोड बना होगा। ये अतिरिक्त है, ये आपके प्रत्येक ट्रांजैक्शन को कैच करेगा और सरकार तक पहुंचाएगा। अच्छा, आपको क्या समस्या भाई साहब, आप ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से टैक्स देते हैं, पहुंचे ट्रांजैक्शन, हमको क्या समस्या। जो बेईमान लोग हैं वो चिंता करें, तो आप इसकी चिंता मत करिएगा ठीक। कोई भी कोड पूछे, कुछ पूछे, आधार नंबर पूछे, कोई फोन आए कि हम फला जगह से बोल रहे हैं, बैंक से पूछे तो भी मत मानिएगा। बैंक वालों के पास भी इतना टाइम नहीं कि आपको फोन करें, और पुलिस वाले के पास तो है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। और कोई विभाग वाला इतना भला है आपके भले के लिए फोन करे, भाई साहब आपकी तबीयत खराब होने पर तो आपको कोई पूछता नहीं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो भी लोग हो सकते हैं ये ठग हो सकते हैं। तो ये तो हमने सावधानी के दृष्टिकोण से बताया। और एक चलते चलते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, अभी ये बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पास हुआ है सदन में, लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा सब में पास हो गया। इसमें कुछ चीजें और आई हैं, तो मैं आपकी जो जानकारी के लिए है मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए उपयोगी है जी।
उपयोगी ये है कि पहले जब बैंकों में आप खाते वाते रखते थे, चाहे जिस तरीके का खाता हो, बचत खाता, आरडी खाता, एफडी खाता, करेंट अकाउंट खाता, जो भी खाता, इसमें आप अपना एक नामनी रख सकते थे। अब आपको एक नामनी रखना होता था किसी को भी, जो अगर दुर्भाग्यवश आपकी मृत्यु हो जाए तो वो पैसा उसका रिसीव करके बाकी लोगों में, मतलब वो बैंक से रिसीव करके ले आए। अब इसमें क्या सुविधा दी गई है कि अब आप एक से ज्यादा नहीं रख सकते, अब है 4 रख सकते हैं आप नामिनी, क्रमशः नामिनी नंबर 1, नामिनी नंबर 2, नामिनी नंबर 3, नामिनी नंबर 4। पहले केवल एक ही रख सकते थे नामिनी जी। तो अब उसमें यह है कि अगर नामिनी नंबर 1 की भी मृत्यु हो जाए तो 2 नंबर वाला ले आएगा, या अगर सारे जीवित हैं तो सारे इकट्ठे जाकर के भी ला सकते हैं, नहीं तो 1 नंबर वाला ला सकता है। और एक चीज और बता दें, कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, हालांकि अधिकांश लोग जानते होंगे, लेकिन मैं अपना फर्ज समझता हूं तो आपसे शेयर कर लूं। नामिनी का मतलब यह नहीं है कि आपने ये प्रॉपर्टी, ये एफडी या आरडी या जो भी खाता है, ये विरासत में उसका नाम लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। नामिनी जो होता है भाई साहब, आप यूं समझिए कि आपके न रहने पर आपने उसको अपॉइंट किया है, नामिनी नामित कर रखा है कि बैंक को जाए, और बैंक को अधिकार दे रखा कि हमारे हिस्से का जो पैसा है, अपनी जब वो पहचान बताए तो उसको आप दे दे, और वो घर में ला करके पैसा जितने उसके हिस्सेदार हैं, सही सही लीगल वारिस, सही कानूनी उत्तराधिकारी, उनमें बांटे। उसको आप डाकिया समझ सकते हैं भाई साहब। हाँ, मतलब आप ये ना समझिए कि मतलब डाकिया पोस्टमैन मतलब समझिए, ये नहीं कि वो पूरा मालिक हो गया। मान लीजिए किसी ने अपने एक लड़के को नामिनी बना दिया जी, और वो गया, और नामिनी पिताजी खत्म हो गए, वो गया आपका इससे पैसा ले आया, अपने घर में मालिक समझ के। ऐसा नहीं कर सकते। वो उस पैसे को ला करके जितने उत्तराधिकारी हैं सबको बराबर बराबर बांटेगा, ये उसका दायित्व है। और एक चीज और, कभी कभी क्या होता है, शिक्षा के अभाव में जो लोग नामिनी कर देते हैं और जो लोग नामिनी हो जाते हैं, दोनों को ये कंफ्यूजन होता है कि हाँ अब तो हमने इनको लिख दिया, वो समझता है अब तो हम इसके नामिनी हो गए, मालिक हो गए। दोनों को गलतफहमी रहती है, और पता चला कि वो जब नामिनी हो जाता तो आपकी सेवा करना बुजुर्गियत में बंद कर देता है। तो भाई साहब आपको पूरा अधिकार है, अगर उसका रवैया बदलता देखें, व्यवहार में परिवर्तन देखें, तो आपको पूरा अधिकार है, किसी भी समय आप उसको नामिनी पद से हटा सकते हैं। बैंक में जाइए और कहिए नहीं साहब हम अपना नामिनी बदलना चाहते हैं, तो बदल जाएगा नामिनी, और वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये अपडेट्स थे, तो मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर दूं। और एक चीज मैं लास्ट में कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सब लोग ईमानदारी से देश के विकास के लिए पैन कार्ड जिसका न बना हो अवश्य बनवाएं। घर में प्रत्येक सदस्य के पास पैन कार्ड होना चाहिए, और देश के विकास के लिए अपने आय का जो भी नियमानुसार हिस्सा बनता है विकास में, उसको देना चाहिए। अब मेरी समझ में यह नहीं आया कि जो पीजीआई वाली जो डॉक्टर साहिबा जो डिजिटल अरेस्ट हुई हैं, उन्होंने खुद ऑन कैमरा ये कबूल किया है कि 2 से 3 करोड़ रुपया उन्होंने ट्रांसफर कर दिया वहां, उनके साथ ये ठगाई हो गई। जो मैंने उनकी उम्र देखी लखनऊ के पीजीआई में न्यूरो की डॉक्टर साहिबा, उसके मुताबिक मैंने उनका एसेस किया, मोटा अंदाजा लगाया कि इनकी लेंथ ऑफ सर्विस इतनी हुई होगी, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई बड़ा मेहनत से पढ़ाई जाती है, खाली एमबीबीएस नहीं होता, एमबीबीएस, एमडी, फिर डीएम और जो भी अपना स्पेशलाइजेशन, काफी उम्र लग जाती है पढ़ने में। तो उनका जो लेंथ ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग इतना रुपया उनके पास कहां से आया, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, खानदानी बड़े आदमी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, न तो मैं आरोप लगा रहा हूं न क्लीन चिट दे रहा हूं। यह अलग बात है कि जिन लोगों ने ठगाई की है, सबसे पहले उनकी पकड़ तो होनी ही चाहिए, और आप सब लोग सावधान रहें। यह था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और हां, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।